चलो बच्चों, जैसा कि डिस्कस किया गया था, हमारे जो है ये ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है, तो इस वजह से बच्चों के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए क्या किया जाए। तो हम लोग जल्दी ही ई लर्निंग ऐप पे आने वाले हैं। ई लर्निंग ऐप हमारा 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा और उस पर बच्चों को टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक है उस टॉपिक वाइज उनको लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस मिलेंगे। उस पर क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको नोट्स दिया जाएगा और उस पर रिलेटेड सारे जितने चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उस पर रिलेटेड बाकायदा आपका असाइनमेंट होगा और जो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उनके लिए प्रैक्टिस सेट होगा। ये सब आपका PDF में मिल जाएगा और ई लर्निंग का ऐप हमारा 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए जो है आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी रुका हुआ है, अप्रैल में जो NDA का एग्ज़ाम होने वाला था, एयरफोर्स नेवी का जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो सब रुका हुआ है, तो आप इस लॉकडाउन में इसका फ़ायदा भी उठाइए, खूब अच्छे से पढ़ाई भी करिए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप सफल होके आइए। ठीक है बच्चों, आइए आज हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन का यहाँ पे शार्ट में एक्सप्लेनेशन होगा कि ग्रेविटेशन में कैसे क्या होता है, जी का वैल्यू कैसे क्या होता है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेटा ग्रेविटेशन के लिए क्या होता है, जैसा कि न्यूटन ने बताया और न्यूटन ने एक्सप्लेन किया, इसको ये सारी चीज़ें बताई गई कि अगर हम देखते हैं कि आम का पेड़, इस समय आम का मौसम भी है, आम भी है पेड़ में, और आपने देखा होगा कि पेड़ से अगर आम छूटता है तो सीधा नीचे आके गिरता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? या अगर हम इस मार्कर को यहाँ से छोड़ दें तो ये क्या करेगा, नीचे आके गिर जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? हाँ, ये बहुत पहले सोच लिया गया है, ये सोच लिया गया है और ये बता दिया गया है कि ये इसलिए होता है कि पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ बल होगा, पृथ्वी ऐसा कुछ बल लगा करके खींचती होगी ताकि जो चीज़ ऊपर से फ्री हो रहा है वो सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है। नहीं तो दूसरा कोई बल खींचता तो उसकी तरफ जाता, ऊपर भी जा सकता था, इधर उधर कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो नीचे क्यों आता है? तो नीचे इसलिए आता है कि जरूर पृथ्वी कोई न कोई बल लगा के उसको खींचती होगी। हाँ, जरूर खींचती होगी और खींचती भी है, और उस बल को क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व बल बोलते हैं। इसका मतलब गुरुत्व बल का डिफिनीशन क्या हो गया? गुरुत्व बल एक ऐसा बल होता है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को हमेशा अपने केंद्र की तरफ खींचता है। इसी गुरुत्व बल को गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है और न्यूटन जी ने इसको आगे चल करके अपना एक नियम दिया और उस नियम को भी बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब बच्चों तो ने ये बताया कि अगर तो कोई दो मास बॉडी M1 M2 या कोई भी मास बॉडी हो, दोनों एक दूसरे से अगर कुछ डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हाँ, ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उनको एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। लेकिन क्या न्यूटन का ये नियम अगर मैं देखूं, यहाँ पे 2 मार्कर रख दूं और इनको छोड़ दूं, तो आकर्षित करने का मतलब इन दोनों को एक दूसरे के पास आना चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे के पास आते हैं बेटा? या कोई लड़का एक सड़क पे जा रहा है, उसके बगल में एक मोटा तगड़ा लड़का जा रहा है, वो सोच रहा है कि हम इसके साथ जा रहे हैं, तो क्या वो दोनों लड़के आपस में आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे के समीप आ जाते हैं? ऐसा नहीं होता है बेटा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने इसके साथ ये भी बताया है कि जो 2 मास बॉडी होने चाहिए उसमें ये हैवी मास बॉडी होने चाहिए। हैवी मास बॉडी का मतलब इनका मास प्लैनेट और सैटेलाइट के जैसा होना चाहिए, माने ग्रह अथवा उपग्रह इनके मास के बराबर होना चाहिए, तभी ये जाकर के न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ एप्लीकेबल होगा। और वैसे केस में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है बेटा वो आपका होता है F=G M1 M2 अपन R²। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आपको ये ध्यान देने वाली चीज है, ये बल हमेशा केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। अब इसमें G क्या आता है बेटा? तो G सभी बच्चे जानते हैं, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, माने ये पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू फिक्स होता है। जो वैल्यू कांस्टेंट हो, फिक्स हो, ना चेंज हो, वो कांस्टेंट कहलाता है। तो इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में फिक्स होता है। और कितना होता है बेटा? तो G से हम निकाल सकते हैं, G क्या हो जाएगा यहाँ पे? G हो जाएगा F² M1 M2। अब ये क्या हो जाएगा? G का वैल्यू जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है। R डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और मास का किलोग्राम, इसका किलोग्राम, तो ये बच्चों हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो G का ये वैल्यू होता है, ये इनका यूनिट होता है। और अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो इनका डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 और L2/mm
ये आ जाएगा m-1l3t-2। तो कैपिटल जी का बेटा ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। और तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों जी का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको पता चल गया, जी का वैल्यू कितना होता है, यूनिट कितना होता है, ये पता चल गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ है और इसको जरूर आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। अब बच्चों हम देखते हैं कि जी का वैल्यू जो होता है, ये न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स बराबर जी m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि हमने स्मॉल जी भी पढ़ा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, m बराबर मास इंटू स्मॉल जी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, तो बेटा स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन ये होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m/r स्क्वायर होता है। स्मॉल जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ केवल इन्हीं दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है। अब ये बात आती है कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, तो बेटा स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी लेवल के 45 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। इसका वैल्यू उसके अलावा किसी जगह जाने पर चेंज होता है। अच्छा, अगर ये बात आती है तो जी का मान चेंज क्यों होता है, आखिर जी का आपने बोला ना जी का मान चेंज होता है, तो क्यों चेंज होता है, तो बेटा जी का मान बदलने के लिए दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मॉल जी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रेडियस अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा, रेडियस घटेगा तो जी बढ़ेगा। बच्चों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या पृथ्वी सर्कुलर है, अगर सर्कुलर होती तो उसका रेडियस इक्वल होता, लेकिन पृथ्वी सर्कुलर तो है नहीं, इसका शेप साइज ही ऐसा है कि ये इलिप्टिकल शेप में है, रेडियस इसका वेरी करता है, और अगर रेडियस वेरी करेगा तो जी का वैल्यू बदलेगा। इसका मतलब जी के मान में परिवर्तन होने के दो कारण है। पहला कारण है पृथ्वी की आकृति और आकार ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, और दूसरा कारण होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी कर रही है, इस वजह से भी जी के मान में परिवर्तन आते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम ये देखें अब कि जी का मान आखिर चेंज तो होता है, फिर कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, कहाँ पे क्या होता है, तो जी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो हम जानते हैं पोल पे रेडियस क्या होता है, सबसे कम होता है, और पोल पे रेडियस सबसे कम होगा तो रेडियस अगर कम होगा तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसलिए पोल पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे रेडियस सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और रेडियस अगर सबसे ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू सबसे कम होगा, और अगर सबसे कम होगा तो जी का वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होगा। तो बच्चों इस तरह से हमें पता चला कि जी का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होता है, पोल पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। अब बच्चों यहाँ पे ये देख लिया है कि अगर हम पोल से इक्वेटर आए तो क्या होगा, तो पोल से अगर हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी का वैल्यू ज़्यादा से कम की तरफ आने का मतलब क्या होता है, घटता है, माने ऑन मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, while on moving from equator to pole the value of small g increases, माने भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता जाता है। तो बच्चों अब हमें ये पता चल गया कि ध्रुवों पर पोल पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है, भूमध्य से ध्रुव पर जाएंगे तो बढ़ेगा, ध्रुव से भूमध्य पर आएंगे तो जी का मान घटेगा। एक चीज और जानने वाली बात यह है बेटा कि कभी भी किसी बॉडी का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, उसका वेट चेंज होता है। क्यों वेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि वेट W बराबर होता है मास इंटू स्मॉल जी, स्मॉल जी बदलता है इसलिए उसका भार बदलता है। चलो बच्चों इसी पे मैं अब क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ। ये CDS में भी क्वेश्चन आया था, ये पूछा हुआ था कि अगर किसी आदमी का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं इसको, बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी है ये कि मास कभी नहीं चेंज होता है, इसलिए मास उसका हमेशा वहां पे 60 रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मास पूछा जा रहा है न कि वेट पूछा जा रहा है। और यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था NDA में, वहां पे दिया होता किसी आदमी का द्रव्यमान पृथ्वी पर अर्थ पर 30 किलोग्राम है तो व्हाट विल बी इट्स मास ऑन द मून। तो मून पर क्या होगा बेटा, वही रहेगा, 30 है तो 30 ही रहेगा क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। हाँ अगर वेट चेंज करने की बात की जाए
तो वेट के लिए g का मान जो होता है वो चंद्रमा पर कितना होता है, पृथ्वी के g का 1/6 हो जाता है। और अगर g 1/6 होगा तो वेट कितना होगा बेटा 1/6। तो अगर वेट पूछा जाए, अर्थ पे वेट दे दिया जाए किसी बॉडी का और ये पूछा जाए कि मून पर उसका वेट क्या होगा, तो बेटा कुछ नहीं सोचना है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, उसका वेट आ जाएगा। लेकिन अगर मास पूछा जाए तो मास नहीं बदलता है, आपको ये लगाना है। दूसरा चीज, एक चीज ये बोला जाता है कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। बेटा ये एयरफोर्स में क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको आसानी से समझने की बात करिए कि अगर मैं सड़क पे तेजी से दौड़ रहा हूँ, हमारा लीनियर वेलोसिटी कुछ है, लेकिन अगर मैं एक जगह खड़ा हो गया और बोल दिया भैया हम दौड़ेंगे नहीं, चलेंगे भी नहीं, तो हमारा लीनियर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से जब कोई बॉडी घूम रही है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, लेकिन अगर वो घूमना ही बंद कर दिया तो उसका कोणीय वेग क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसलिए ऐसे केस में जब अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग कर देगा तो ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा। और पोल पे जी का वैल्यू जी ही होता है, ये ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए पोल पर ऐसे सिचुएशन में मास, वेट और जी का मान पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे अगर ओमेगा 0 कर देंगे तो ये जी डैश बराबर जी हो जाएगा, माने इक्वेटर पर जी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ जाएगा। तो भार कितना बढ़ जाएगा बेटा, मास इंटू जी होता है, तो भार m ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो कोणीय वेग का मान 0 होगा, भूमध्य रेखा पर जी का मान ओमेगा स्क्वायर आर और भार m ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने का मान जी डैश बराबर जी 1 - 2h अपन आर होता है, ये दिखा रहा है घट रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। उसी तरह से नीचे आने पर क्या होता है, जी डैश बराबर जी 1 - h अपन आर। इससे ये पता चलता है जी का मान पृथ्वी तल से नीचे आने पर भी घटता है। अब एक चीज़ें आ गई बेटा, हमें ये तो पता चल गया पोल पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, और अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर भी घटता है, अर्थ के नीचे जाने पर भी घटता है। अब अगला हम देखें कि अर्थ के सेंटर पर क्या होता है। तो अर्थ के सेंटर पर बेटा जी का वैल्यू 0 होता है, यहाँ इस एक्सप्लेनेशन से भी 0 दिखाया गया है। जी का मान इस तरह से जो है अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाता है। तो बच्चों आइए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स इन सब में आते हैं, अब उनको हम फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि जी से रिलेटेड आपने लगभग सब कुछ पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है। पृथ्वी पर जी का मान जितना होता है उसका 1/6 होता है। वेट कितना होता है, पृथ्वी पर जी वेट जितना होता है चंद्रमा पर उसका पृथ्वी का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। पोल पर जी का मान अधिकतम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। एक क्वेश्चन ही आता है बेटा कि अगर ये क्वेश्चन एनडीए में आया है कि अगर 5 kg मास बॉडी को हम इक्वेटर से पोल पर ले जाएं तो क्या होगा। उसमें ऑप्शन दिया है मास बढ़ेगा, मास घटेगा, वेट बढ़ेगा, वेट घटेगा। तो बच्चों आप जरूर इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मास तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब बात आई वेट बढ़ेगा या वेट घटेगा। तो अब हम ये देखें कि यहाँ पे जी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर हम इक्वेटर से पोल जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, इसलिए इसका वेट बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेट बढ़ेगा। ये एनडीए का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर किसी भी बॉडी का मास 30 kg अर्थ पर है तो चंद्रमा पर क्या होगा। बेटा इसका भी आंसर आपके पास है, मास कभी नहीं चेंज होता, तो चंद्रमा पर भी मास वही रहेगा। और यही सेम क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है तो उसमें भी वही रहेगा। 60 kg मास अगर अर्थ पे है किसी बॉडी का तो मून पर भी वही रहेगा। अब एक क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है कि पृथ्वी पर जी का मान जो भी है स्मॉल जी है तो चंद्रमा पर जी का मान कितना हो जाता है। तो बेटा अर्थ पर जी का मान अगर स्मॉल जी है तो मून पर जी का मान g/4 हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है एक एयरफोर्स में कि अर्थ पर स्मॉल जी का मान, अर्थ पर स्मॉल जी का मान 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है तो अर्थ सरफेस से उसकी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या होगा। तो बेटा हम जानते हैं ऐसे जगह पे जी का मान g/4 हो जाता है, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 10/4 ही आ जाएगा 2.5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ ये पूछे कि अर्थ सरफेस से नीचे आने पर क्या होता है, तो ये आपको पता है, ऊपर जाने पर क्या होता है ये पता है। और एक चीज़ ये कभी पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि इनसाइड अर्थ सरफेस जी का वैल्यू क्या होता है, तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं। तो इसमें बेटा ये अगर अर्थ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर स्मॉल आर है, रेडियस आर है, तो यहाँ पे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के, क्योंकि जी का फार्मूला ऐसे केस में ये होता है। तो इस तरह से जी पे रिलेटेड आपके जितने डाउट्स थे और जितने क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अगला डिस्कस करेंगे केपर्स लॉ।